सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि इंडिविजुअली प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमारा आई और जो वी है उसके बीच रिलेशन कैसे आई और फेज कांस्टेंट क्या है, राइट। तो किसी केस में जैसे कि हमको याद है दो चीज़, ELI ICE, ठीक है। यानी कि प्योर कैपेसिटिव के केस में क्या था कि हमारा करंट जो है सो वोल्टेज को लीड करता था, और प्योर इंडक्टिव के केस में हमारा वोल्टेज जो है सो करंट को लीड करता था, यानी कि करंट जो है सो लैग कर रही थी वोल्टेज को। और जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती है वहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में चल रहा होता है। जैसे जब जब पीक अटेंड करेगा वोल्टेज तब तक पीक अटेंड करेगा करंट भी, और इसके केस में करंट जो है सो पहले पीक अटेंड करेगा और जो EMF है या वोल्टेज है वो बाद में पीक अटेंड करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखा हमने। उसके बाद हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस को देखा, कैपेसिटी और इंडक्टिव रिएक्टेंस को देखा। इतने चीज़ हमने देख लिए थे। ओमेगा डी हमारा क्या है, तो जो ये है ड्राइविंग एंगुलर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसकी एक फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन भी है, वो क्या है ओमेगा डी अपॉन 2 पाई, ठीक है। जैसे कि हमारे पास आता है 50 हर्ट्ज टू 20 वोल्ट, तो ये वो वाली चीज़ है। और ये जो है जिससे कि हमारा कॉयल जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है वो ओमेगा डी है, राइट। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा EMF जो है, जो जनरेटर है वो कुछ EM साइन ओमेगा dt जनरेट कर रहा है। तो ये जो जनरेट कर रहा है, और इस सर्किट में हमने तीनों कंपोनेंट्स ले लिए हैं, R, L और C तीनों को ले रखा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VR, यहाँ VC, यहाँ VL जनरेट हो रही हुई किसी इंस्टेंट पे, और करंट किसी इंस्टेंट पे मान लीजिए ओमेगा dt माइनस फाई है, जहाँ की फाई जो है सो फेज कांस्टेंट है और इसके साथ निरंतर फाई के फेज डिफरेंस पे चल रहा है। मे बी लीड कर सकता है, मे बी लैग कर सकता है, वो तो वैल्यू पे पता चलेगी, ठीक है। लेकिन अभी हम ऐसे मान रहे हैं कन्वेंशन के हिसाब से कि चलो -5 और जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर दिया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया। अब हम क्या करें, इसमें ये जो फाई है इसका रिलेशन ज़रा देखें कैसे निकाला जाए, ताकि हम जनरिक कोई वैल्यू अगर मिले हमें तो फिर हम स्पेसिफिक वैल्यू पे काम कर सकें। अभी जनरिक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपना वही हथियार जो एक ही है, फेजर इसलिए पढ़े थे कि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर सकें। तो मान लो यहाँ पे जो VR अपीयर हो रहा है वो कुछ ऐसा है, किसी इंस्टेंट पे VR ऐसा अपीयर हो रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, E जो है वो हमारा किसी भी इंस्टेंट पे VR प्लस VC प्लस VL के बराबर है बाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, ठीक है। तो VR अगर इधर है तो I भी जो होगा हमारा ये M, तो I भी जो होगा हमारा वो भी इसी के डायरेक्शन में होगा। रीजन क्या है कि वोल्टेज, ये जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, हमारे रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और हमारी जो करंट है वो सेम फेज में चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, VC का क्या हाल होगा, तो VC का हाल तो है कि करंट लीड करती है हमारे वोल्टेज से, तो ठीक है VC कहीं इधर होगा, VCM, और उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे, ठीक है, π/2, मतलब करंट से π/2 वोल्टेज जो है सो लैग कर रही होगी। यानी कि यहाँ जो VR मेरा पीक पे होगा उस समय ये 1 क्वार्टर साइकिल पीछे चल रहा होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये होगा हमारा VL, VLM, यानी कि यहाँ से π/2 लीड कर रहा है। यहाँ पे होता है इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड्स करंट, तो वोल्टेज करंट को लीड करे, यानी वोल्टेज का पीक पहले पहुँचेगा करंट के पीक से, तो चले गए यहाँ पे हम, ठीक है। इस तरह से हमें एक सर्किट, एक हमें ये फेजर मिल गया इस सर्किट का, ठीक है, इस सर्किट का फेजर मिल गया। अब हमको चाहिए रिजल्टेंट हमको क्या देने वाला है, तो अपने को EMF देने वाला है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, मान लो कि VLM जो है सो ज़्यादा है VLC से, VCM से, ठीक है। मान लो वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए भी कर रहे हैं,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अच्छा मान लो यही बड़ा है, इन दोनों का रिजल्टेंट या तो इधर या तो इधर, इन्हीं दो डायरेक्शन किसी एक में होगा। तो मान लीजिए अभी हम कि VLM बड़ा है VCM से, तो हमारा जो है रिजल्टेंट जो है सो VLM माइनस VCM इस डायरेक्शन में है कि नहीं। तो VL माइनस VC और VR इनका रिजल्टेंट मेरे को देने वाला है EMF किसी भी पॉइंट पे। तो EM स्क्वायर अपन लिख सकता है रूट अंडर VRM स्क्वायर प्लस VLM माइनस VCM का स्क्वायर, ये अपने को रिजल्टेंट देगा। दोनों के बीच में एंगल जो है सो इसके और इसके बीच में जो रिजल्टेंट है हमारे और जो R को जोड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो π/2 है। तो वो कॉस वाला टर्म हम हटा दिए, इमिट कर दिए, ठीक है। तो यानी कि हम EM को राइट कर सकते हैं रूट अंडर VRM स्क्वायर, और अभी के लिए हम सब M बार बार कह लिखे हैं, हटा देते हैं इसको। VL स्क्वायर समझ लो कि वही मैक्सिमम वाली बात है, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक मान लो एक टर्म ये जो है हमारा, इसके अंदर में हम लिख सकते हैं किसी भी टाइम पे करंट के साथ, राइट। तो I जो है IM VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर, अरे VC यहाँ है, ठीक है, VC स्क्वायर, ठीक है, IM स्क्वायर, ठीक है। I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसको बाहर ले आ सकते हैं IM इंटू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं EM/IM, ठीक है। इस टर्म को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। तो इस सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो क्या है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमको बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स मिलने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड जो निकला था EM का, वो जरा एक बार पहले नोट कर लें, उसके बाद सब चीज़ काम करते हैं। तो EM का जो अपने आप को मैग्नीट्यूड मिला था वो क्या मिला था, तो VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर मिला था। अच्छा, तो EM कहीं यहाँ पे होगा बीच में, मान लो ऐसा कुछ होगा जो कि अपने को ओमेगा dt पे मिला होगा, ठीक है, किसी टाइम t पे। अच्छा, करंट और इसमें बीच में जो है सो ये फाई का गैप है, ठीक है, क्योंकि ये तो I तो इधर ही होगी और ये इसके फाई का डिफरेंस भी मिल गया हमको, ठीक है, फाई का गैप मिल गया। यानी कि IM किसी भी जो है फेज में क्या है, ओमेगा dt माइनस फाई है, ठीक है, ओमेगा dt माइनस फाई है। तो ऐसे केस में क्या हो रही है कि हम अभी तो हमने देखा है कि VLM माइनस VCM ज़्यादा हो गई थी, यानी कि यहाँ पे अभी वोल्टेज मेरी लीड कर रही, तो वोल्टेज लीड कर रही, इन सब चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, ये tan फाई क्या होगा, तो tan फाई होगा मेरे VL माइनस VC अपॉन VR के वेक्टर से डायरेक्शन, पैरेललोग्राम वाला लॉ लगा और देख लो इस, ठीक है, तो वही आएगी, राइट। तो यहाँ से अपने को मिलता है tan जो भी है VC अपॉन VR। तो tan फाई को ज़रा स्टडी करें, तो tan फाई को हम ये भी लिख सकते हैं, I तो कॉमन है सब में, तो I हट जाएगी और बचेगा हमारा तो क्या, XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। और ये हमारा इम्पीडेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ से देखो, हमने मान लिया था कि VL ज़्यादा है VC से, तो इधर का डायरेक्शन ले लिया था। हो सकता था कि VC ज़्यादा होता VL से, तो हमारा जो है सो कि फाइनली EMF कहीं इधर आया होता, है कि नहीं।
यहाँ पे कहीं आया होता EM, तो उसके केस में हम क्या कह सकते थे कि यहाँ पे जो है सो VC लीड कर गया है, सॉरी ये I लीड कर गया है वोल्टेज को, I लीड कर गया है इसको EM को, ठीक है, और VC जो है इस केस में ज़्यादा हो रही थी हमारे VL से, ठीक है। तो यहाँ उसी का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। अगर केस बनाते हैं केस 1, अगर XL जो है सो ग्रेटर देन XC हो जाए तो मेरा tan phi जो है सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, tan phi जो है सो पॉजिटिव होगा। ऐसे सर्किट को कहेंगे मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव, मोर इंडक्टिव देन कैपेसिटिव, ठीक है। केस 2 में देखा जाए XL अगर लेस देन XC हो जाता है तो tan phi जो है सो लेस देन 0 हो जाएगी। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे सर्किट को बोलेंगे मोर कैपेसिटिव देन इंडक्टिव, ठीक है। और मीनिंग क्या होगी इसकी कि हमारा इस समय जो है सो कि VC ज़्यादा है VL से, ठीक है। तीसरा केस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, XL अगर XC के बराबर हो जाए तो देखो हमारा ऐसे केस में क्या हो जाएगा, tan phi हो जाएगी 0, और ना तो अब ये कैपेसिटिव ना इंडक्टिव सर्किट रही, ठीक है। ये हो गई हमारी रेजोनेंस में, सर्किट हमारी हो गई रेजोनेंस में, ठीक है, न ज़्यादा कैपेसिटिव नहीं न ज़्यादा इंडक्टिव रही। ऐसे सर्किट को बोलते हैं अब सर्किट हमारी रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में होगा क्या कि हमारी इम्पीडेंस जो है, इस टर्म को ज़रा समझिए, इम्पीडेंस जो है सिर्फ R² यानी कि इक्वल टू R रह जाएगी। अच्छा, कभी भी इम्पीडेंस जो है इससे ज़्यादा ही होगा, क्यों, XL माइनस XC भी एक का स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है और R² भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा इससे तो एक पॉजिटिव वाले से तो ज़्यादा ही होगा जिसमें R² कॉमन टर्म है, तो ठीक है। तो यानी कि Z जो है हमारी इम्पीडेंस जो है सो मिनिमम होगी ऐसे केस में, ठीक है। और इसको मोस्ट हम ज़्यादातर समझेंगे कहाँ पे, जब हम पहुँचेंगे हम पावर के बारे में जब बात कर रहे होंगे, ठीक है, एवरेज पावर के बारे में, ठीक है। तो ऐसे सर्किट में क्या हो रहा है, हमारा इम्पीडेंस जो है सो R हो जा रहा है रेजोनेंस के केस में, XL जो है सो XC के बराबर हो जा रहा है, और हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, तो EM भी जो है सो हमारे IM के साथ अलाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस गायब हो जाएगी। मतलब जिस फेज में EM हो जाए, जब E हमारा पीक अटेंड करेगा उस केस में हमारा I भी पीक अटेंड करेगा। क्लियर। तो इस तरह से हम एक नतीजे पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें निकाल रखी हैं। अब इन सब चीज़ों का यूज करके हम कुछ सर्किट्स को सॉल्व करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा।